Hello friends, welcome to Study Addicted. This is a lecture series of Indian polity by M. Lakshmikant. This is a part third of our video on our fundamental rights which are given in part third from article 12 to 35. काफी बड़ा ये चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में हमने जो है राइट टू इक्वालिटी को जो है काफी डिटेल में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम राइट टू फ्रीडम को जो है काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ये चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है इससे जो क्वेश्चन जो आते रहते हैं, तो इसलिए जो है इसको जो है बाय पार्ट्स में इसमें डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप जो है डिटेल्स में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो आप समझ सके। और ध्यान रखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है लिया गया है। राइट टू फ्रीडम के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए हमने पिछले लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है, वो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, ये हमारे फॉरेनर्स को जो है अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 15 अगर आपको ध्यान होगा तो इसमें दिया गया है कि किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो है नहीं की जाएगी। उसके बाद अगर आर्टिकल 16 अगर आपको याद होगा तो कोई हमारे इंडियन सिटीजन है उनको जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इन केस ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट जो है दी जाती है। और आर्टिकल 19 में आपको अगर याद होगा तो आर्टिकल 19 बेसिकली जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये रहते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली जो है 6 राइट्स रहते हैं जिनके बारे में हम इस स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 29 के तहत जो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 के तहत जो है माइनॉरिटीज का जो राइट है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो इसमें राइट्स है। तो ये 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका आपने ध्यान में रखना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन को ये अवेलेबल है, ये हमारे फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर दी पार्ट थर्ड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 जो रहते हैं वो जो हमारे बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स को जो है अवेलेबल है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पार्ट थर्ड है इसमें जो है 6 फंडामेंटल हमारे जो है राइट्स जो है दिए गए हैं, और इन फंडामेंटल राइट्स के भी आगे को जो बहुत सारे सब पार्ट्स हैं जिनको हम स्लाइड बाय स्लाइड जो डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हम जो डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। अगर आपको ध्यान होगा तो राइट टू फ्रीडम जो हमारे आर्टिकल 19 टू 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक फंडामेंटल राइट था अंडर द आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाद में जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद जो है उसको जो है रिपील कर दिया गया। अब उसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा एक लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें 2 वर्डिक्ट्स जो है हमने जो है डिस्कस की थी, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस एंड सेकंड वन इज विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें दोनों ही हाई कोर्ट्स ने ये डिक्लेयर किया था कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ये जो है एक ह्यूमन राइट भी है। ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और सेकंड वन इज विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो एक्स्ट्रा वर्डिक्ट्स मैं आपको बताता हूँ ये आपने पेन डाउन कर लेनी है, और मेंस में अगर आप जो है इनको लिखते हैं तो इनसे जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है आपको जो है मिलेंगे। तो राइट टू फ्रीडम में हम सबसे डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स के बारे में। तो जो ये जो आर्टिकल 19 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये ग्रांटेड करता है ऑल इट्स सिटीजंस। तो ध्यान रखें आर्टिकल 19 जो है इसके तहत जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सिटीजन को ही अवेलेबल है। इसके तहत जो 6 राइट्स है उसमें है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है हमें दिया गया है। राइट टू असेंबल पीसफुली, हम जो शांतिपूर्ण ढंग से जो असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि विदाउट आर्म्स, हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हम जो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फॉर्म कर सकते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इस राइट में जो है बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जो है ऐड किया गया था। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के ये हमारे रूरल लोकल बॉडीज जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और अर्बन लोकल बॉडीज उनसे रिलेटेड है। और उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में आया जो कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जो कि हम आगामी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट राइट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी हमारी इंडिया की जो टेरिटरी है वहां पर जो हम जो है फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं।
हम किसी भी प्लेस में रिजाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं परमानेंटली इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री। हम जो है प्रैक्टिस या प्रोफेशन कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी ट्रेड, किसी भी व्यापार या बिजनेस को हम जो है कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये जो 6 राइट्स जो हैं जो हमें दिए गए हैं, हमें सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो है ये मतलब राइट्स जो है हमें प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं करवाते हैं। और एक चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ जो है सिटीजन को ही अवेलेबल हैं, किसी भी फॉरेनर्स को या लीगल पर्सन और कंपनीज और कॉर्पोरेशन को जो ये राइट्स जो है अवेलेबल नहीं है। और एक और चीज में ये रहती है कि जो स्टेट है इनके ऊपर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है इंपोज कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट जो इनके ऊपर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है ऑन ग्राउंड जो कि मेंशन किए गए आर्टिकल 19 में। आप ध्यान रखें, नेशनल इमरजेंसी जो कि हमारे आर्टिकल 352 के तहत जो हमारे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, अगर नेशनल इमरजेंसी जो हमारी जो है आर्म्ड रिबेलियन के ऊपर है, जिसको हम इंटरनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, तो उस केस में जो है आर्टिकल 19 के तहत जो राइट सस्पेंड नहीं होंगे। लेकिन कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है या वार में हमारी कंट्री जो इंगेज हो जाती है, तो आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं वो सस्पेंडेड जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है हो जाएंगे। और आप ध्यान रखें, कोई भी इमरजेंसी लगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत जो हमें राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, ये सस्पेंड नहीं होते हैं। जो फर्स्ट राइट हमें आर्टिकल 19 के तहत दिया जाता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बारे में देखते हैं। तो ये बोलता है कि जो भी सिटीजन है, एवरी सिटीजन, उसको जो है एक राइट दिया गया है टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, वो जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को, बिलीव्स को, जो भी उनकी मान्यता है, कन्विक्शन फ्रीली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स और इन एनी अदर मैनर। और हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी इसमें जो है बोला है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो जो है फॉलोइंग जो है चीजें जो है इंक्लूड करता है। सबसे पहले इसमें बोला गया कि राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज, यानी कि कोई भी जो अपने व्यूज, जो उनके विचार है, उनको जो प्रोपेगेट कर सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं, एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर, किसी अन्य व्यक्तियों के व्यूज को भी का भी हम प्रचार जो है कर सकते हैं। प्रेस की फ्रीडम जो है ये भी आर्टिकल 19 के तहत ही एक फंडामेंटल राइट है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं कंपनीज, जैसे एड्स वगैरह देते हैं या कोई भी प्रिंट मीडिया में अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये भी जो एक फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कन्वर्सेशन, जो हम टेलीफोन पे बात करते हैं, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू टेलीकास्ट भी एक फंडामेंटल राइट है। और गवर्नमेंट की कोई भी मोनोपोली जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नहीं है। राइट अगेंस्ट बंद, कई बार जो है भारत बंद या किसी स्टेट को बंद करने या किसी प्लेस को बंद करने की जो है कॉल जो है हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एजेंडा के ऊपर देती है, वो भी जो है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी जो है किसी चीज को बंद करने की बात जो कर देती है, जैसे हमारी ट्रेड यूनियंस है, वो ट्रेड बंद करने की बात कर देती है, तो ये भी उनका जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये भी जो एक फंडामेंटल राइट्स है, जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज चली हुई है उनको जानने का जो हर सिटीजन का जो अधिकार है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, यानी कि आप किसी मुद्दे के ऊपर जो है अगर बात नहीं करना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी जो है एक फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन द न्यूज़पेपर, तो प्री सेंसरशिप जो है हमारी गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी को देखते हुए जो है किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर जो है लगा सकती है। राइट टू डेमोस्ट्रेशन करने का भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिया गया है, यानी कि किसी प्रकार का डेमोस्ट्रेशन या प्रदर्शन जो है हम कर सकते हैं। पिकेटिंग, धरना भी हम जो है दे सकते हैं, लेकिन नॉट राइट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक का जो राइट जो स्ट्राइक है उससे रिलेटेड जो है फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नहीं है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखें, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट है, वो जो है इंपोज कर सकती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इस पे कुछ पाबंदियां लगा सकती हैं। ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो रहती है हमारी, उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड, या फ्रेंडली रिलेशंस जो हमारी किसी फॉरेन स्टेट से रिलेटेड, यानी कि अगर किसी के बोलने से या कुछ पब्लिश करने से अगर हमारी फ्रेंडली रिलेशन किसी फॉरेन स्टेट के साथ जो है खराब होती है, तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी और मोरालिटी के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट के अगेंस्ट भी हम नहीं बोल सकते हैं। डिफेमेशन, किसी की मानहानि हम नहीं कर सकते हैं। एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और हम ऐसी भी कोई बात नहीं बोल सकते हैं जिससे जो है किसी ऑफेंस को जो है भड़काव मिले, इंसाइटमेंट मिले। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि असेंबली का मतलब है जैसे इकट्ठा होने का जो अधिकार है। तो कोई भी सिटीजन है उसके पास राइट है कि वो असेंबल हो सकते हैं पीसफुली। तो जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं वो असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। और इसमें जो है पब्लिक मीटिंग्स, डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन करने की और टेक आउट प्रोसेशन, कोई भी जुलूस वगैरह निकालने के इसमें जो है राइट दिया गया है। लेकिन ये जो फ्रीडम है इसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और पब्लिक लैंड, किसी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर ही इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड के ऊपर जो है असेंबली वगैरह जो है वो प्राइवेट ऑनर की मर्जी से किया जा सकता है। अदरवाइज
इसको जो है वहां पर हम फंडामेंटल राइट नहीं मानेंगे, क्योंकि इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दी पर्सनल, जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी है उसकी कंसेंट से रिलेटेड वहां पर रहेगा। तो पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ये राइट जो है एप्लीकेबल रहता है, पब्लिक लैंड के ऊपर, सॉरी। लेकिन पब्लिक लैंड के ऊपर भी तभी जब वो जो है लैंड जो अगर आपका फ्री है फॉर यूज, और असेंबली जो है, कोई भी असेंबली, कोई भी अगर आप इकट्ठा हो रहे हैं तो वो पीसफुल होना चाहिए, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और अनार्म होना चाहिए, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। और ये जो प्रोविजन है ये प्रोटेक्ट नहीं करता है, अगर हिंसा होती है या डिसऑर्डरली होती है या कोई भी राइट्स वगैरह दंगे वहां पर हो जाते हैं, तो उस चीज के अगेंस्ट ये जो प्रोटेक्शन जो है नहीं करता है। और ऐसा कोई भी काम हो जाए जिससे जो है पब्लिक पीस, जो पब्लिक में जो जनता में शांति है वो जो है खराब होती है, और आर्म्स वगैरह अगर हथियार वगैरह इसमें यूज होता है तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन नहीं देता है। और ये जो राइट है ये क्लियरली राइट टू स्ट्राइक जो है इंक्लूड नहीं करता है। स्टेट जो है इम्पोज इस पे भी रीजनल रेस्ट्रिक्शन जो लगा सकती है, पाबंदियां लगा सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, और ट्रैफिक को मेंटेन करने से रिलेटेड भी इस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द एरिया कंसर्न। लेकिन आप ध्यान रखें, सेक्शन 144 जो रहता है सीआरपीसी का, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि धारा 144 जो है वहां पर लगा दी गई है। तो सेक्शन 144 जो रहता है सीआरपीसी का, उसके तहत जो कोई मैजिस्ट्रेट है, चाहे हमारे डीएम है, वो जो है इनको जो है पावर दी गई है कि वो जो है रिस्ट्रेन कर सकते हैं एक असेंबली। अब असेंबली किस टाइम रिस्ट्रेन हो सकती है, जैसे कोई भी प्रोसेशन है, इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, अगर वहां पर ह्यूमन लाइफ को खतरा है, हेल्थ और सेफ्टी, और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और राइट ऑफ एनी एफ्रे। जैसे आजकल कोरोना वायरस चला हुआ, तो आजकल सेक्शन 144 इम्पोज है, यानी कि हम जो है आजकल जो हमारा जो राइट टू असेंबली है ये जो है सस्पेंडेड है। और अंडर द सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी, असेंबली जो है 5 से ज्यादा जो पर्सन की है वो जो अनलॉफुल हो जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेक्शन 141 है आईपीसी की, वो ये बोलती है कि 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना तब अनलॉफुल हो जाता है, तब वो जो है अवैध हो जाता है, जब जो है वो जो है इकट्ठा होते हैं टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, किसी भी कानून की एग्जीक्यूशन में वो जो है बाधा डालते हैं, या किसी भी लीगल प्रोसेस में अगर वो बाधा डालते हैं। फोर्सफुली अक्वाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, अगर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और वो जो फोर्सफुली जो अक्वाई कर देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, वो जो कमिट करते हैं एनी मिसचेफ और क्रिमिनल ट्रेसपैस, और वो जो है फोर्स करते हैं किसी पर्सन को कि वो जो है कोई अवैध काम करे, कोई इलीगल काम करे, और वो जो थ्रेटन करते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक्साइजिंग देयर लॉफुल पावर, तो वहां पर जो है 5 से ज्यादा जो लोगों की असेंबली है वो जो है अनलॉफुल हो जाती है, गैर कानूनी जो है वो असेंबली जो है मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं उनको राइट दिया गया है कि वो जो है एसोसिएशन, कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी यूनियन वो बना सकते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो जो है बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो फंडामेंटल राइट है ये बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया है। ये जो राइट है ये ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कंपनीज फॉर्म करने का, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस और एनी बॉडी ऑफ पर्संस जो है हम जो है बना सकते हैं। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन यूनियन बट ऑल्सो टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन यूनियन एज सच। हाउएवर राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन, यानी कि सरकार से उसकी रिकॉग्निशन प्राप्त करना उस एसोसिएशन की, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और आपने एक यूएपीए एक्ट के बारे में सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसकी हाल ही में 2018 में अमेंडमेंट्स की गई, जो कि काफी ज्यादा जो है न्यूज में भी रही। तो इसके तहत ये किया गया है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है टेररिस्ट जो डिक्लेयर कर सकती है, अगर वो जो है किसी भी टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जो है हर जगह जो है प्रोटेक्शन के लिए जो है कानून बनाए होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे, उन्होंने भी ये हेल्ड किया है कि जो भी ट्रेड यूनियंस हैं उनको कोई भी ऐसा ग्रांटेड राइट नहीं है कि वो जो है राइट टू स्ट्राइक कर सकें या राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट जो है कंट्री में कर सकें। राइट टू स्ट्राइक जो है, ये जो राइट टू स्ट्राइक है, इसको जो है कंट्रोल किया जाएगा बाय एन एप्रोप्रिएट इंडस्ट्री लॉ, यानी कि जो भी हमारे इंडस्ट्री लॉज हैं उनके तहत जो है हम जो है जो है कंट्रोल कर सकते हैं इंडस्ट्री लॉ को। जैसे आजकल आप इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट्स के बारे में आप सुन रहे हैं, जिसका जो इसेंशियल कमोडिटीज है उनकी सप्लाई और प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इस तरह से एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉज हैं जो कि राइट टू स्ट्राइक को भी जो है रेगुलेट करते हैं। और राइट टू स्ट्राइक जो है हमारा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, ये जो है एक लीगल राइट है। तो ध्यान रखें आप, राइट टू स्ट्राइक जो है एक लीगल राइट है। और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह है 1947 वगैरह, इस तरह के लॉ जो है इसको जो है रेगुलेट करते हैं, इस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट ऑफ मूवमेंट। तो देखिए कोई भी हमारा भारत का नागरिक है
वो जो है थ्रू आउट द टेरिटरी, जो भी हमारी भारत की जो टेरिटरी है वहां पर जो फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं, हम आ जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी जो है पाबंदी नहीं है इन द नॉर्मल टाइम। और ये जो राइट है ये अंडरलाइन करता है उस आइडिया को कि इंडिया जो है वन यूनिट है। और आर्टिकल फर्स्ट बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल फर्स्ट की आप क्लाउज फर्स्ट पढ़ेंगे तो वो बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ध्यान रखें आर्टिकल फर्स्ट में इंडिया को जो है यूनियन ऑफ स्टेट भी जो है कहा है, और इंडिया दैट इज भारत जो है दोनों चीजें जो है उसमें बोली गई हैं, ये आर्टिकल फर्स्ट में जो है बोला गया है। सो फार एज सिटीजन आर कंसर्न, तो ये जो राइट है ये भी जो सिटीजन को जो है दिया गया है। रिसेंटली जो एक फेक न्यूज जो है सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही है कि 15 जून के बाद जो है भारत ही नेम जो है इंडिया के लिए जो है यूज किया जाएगा, लेकिन ये जो एक फेक न्यूज है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत बार पेटिशन फाइल की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस किया हुआ है। रिसेंट जो पेटिशन है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक के और पार्लियामेंट के उस मैटर को जो है ट्रांसफर किया हुआ है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है रिसेंट जो नमा करके पर्सन है उनकी जो पेटिशन उसके ऊपर कोई भी वर्डिक्ट अब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। तो प्रेजेंट जो स्टेंस है इस टाइम जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो इस टाइम जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लियरली ये बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसके ऊपर भी जो है ग्राउंड रहते हैं इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम, ये टू रहते हैं नेमली इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है इसमें जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई भी अगर ट्राइबल एरिया है वहां पर भी जो है हमारी जो है आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे अंडमान एंड निकोबार का हमारा सेंटलीज आइलैंड है जहां पर जो है हमारी सेंटलीज ट्राइब जो रहती है, तो वहां पर आना जाना जो बिल्कुल सख्त जो है मना है, गवर्नमेंट की आपको परमिशन लेना पड़ती है अगर वहां जाना है। बहुत से हमारे ट्राइबल एरिया ऐसे हैं जहां पर जो है लोगों की आवाजाही जो स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो है इनकी ट्राइबल्स का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम है और मैनर जो रहता है शेड्यूल्ड ट्राइब का, जिससे जो अपने ट्रेडिशनल वोकेशन को जो सेव करते हैं और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसके लिए ये जो है रेस्ट्रिक्शन जो है लगाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट जो रहती है, जो भी वेश्या वगैरह की वृत्ति में होते हैं या जो भी ऑन द ग्राउंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो है उनकी जो आवाजाही के ऊपर भी रोक लगाया जा सकता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये माना कि जो रेस्ट्रिक्शन है ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स, ये जो है सही है, उसको जो है सही इन्होंने ठहराया था। और जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसकी भी टू डायमेंशन है, एक है हमारे पास इंटरनल यानी कि राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री। तो ये जो आर्टिकल 19 है इसके तहत जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इंटरनल जो मूवमेंट है उसके ऊपर ही हमें जो है राइट प्रोवाइड करता है। जो एक्सटर्नल जो रहती है राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, इससे रिलेटेड जो है हमें जो है जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोवाइड किया जाता है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये जो राइट दिया गया। तो आप ध्यान रखें आर्टिकल 19 के तहत जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है कवर करता है। हम जो अपनी कंट्री से अब्रॉड जा रहे हैं वो जो है फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, तो जो रेजिडेंस जो रहने का अधिकार है उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, जो भी हमारे सिटीजन है एवरी सिटीजन उनका एक राइट है कि वो किसी भी प्लेस में इंडिया के जो रिजाइड कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, परमानेंटली सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट एंड टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। और इस पार्ट के जो इस राइट के जो टू पार्ट्स हमारे रहते हैं, राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री व्हिच मींस टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेरी, मतलब रिजाइड अगर हम रहते हैं किसी प्लेस में टेम्परेरी। दूसरा है राइट टू सेटल, हम परमानेंट वहीं पर जो है सेटल हो जाते हैं, यानी कि हम किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं और वहीं के हम डोमिसाइल जो है वहां पर बन सकते हैं और प्लेस परमानेंटली वहां पर जो हम रहना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगेन हमारी जो गवर्नमेंट है उसके इसके ऊपर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लगा सकती है। ये जो है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब से जो इसमें जो है रेस्ट्रिक्शन जो लगाई जा सकती है, क्योंकि आपको पता होगा ट्राइबल एरियाज में जो है कोई भी आउटसाइडर जो है नहीं जा सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कई जगह में जो है इसके लिए जो है पास लेना पड़ता है और वहां पर रिजाइड या सेटल हम नहीं हो सकते हैं। और बहुत से पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो है हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने जो है बहुत से पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो ट्राइबल्स हैं वहां पर उनके अपने कस्टमरी लॉज हैं जिसके तहत जो है उनके जो है सक्सेशन एक्ट वगैरह जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो दी जाती है फादर से आगे उनके बच्चों को, उनसे रिलेटेड इनके अपने जो है कस्टमरी जो है लॉज हैं, अपने जो है कस्टमरी लॉज हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड। और कुछ ट्राइबल एरियाज हमारे ऐसे हैं जहां पर जो है ट्राइबल जो लोग हैं वहीं वहां पर जो है जमीन ले सकते हैं, बाकी जमीन नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश के पांगी और भरमौर एरिया जो रहते हैं वहां पर जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ट्राइबल
लोग ही जो है जमीन ले सकते हैं, आउटसाइडर जमीन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से इनके जो प्रॉपर्टी राइट्स जो रहते हैं, और इनके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये जो है इनके कस्टमरी लॉ से ही डिटरमिन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन या व्यवसाय वगैरह करने का जो अधिकार है। तो कोई भी जो हमारा भारत का जो नागरिक है उसको ये राइट दिया गया है कि वो जो प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी प्रोफेशन हो, किसी भी प्रकार का काम जो व्यवसाय वगैरह रहते हैं, बिजनेस रहते हैं, उनको कर सकते हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस वो कर सकते हैं। और ये जो राइट है ये काफी वाइड है, ये जो है कवर करता है ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग्स ऑफ वन्स लिवलीहुड। लेकिन इसमें अगेन बात कही गई है कि जो हमारी स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लगा सकते हैं। इनके ऊपर जो है देखिए कौन कौन सी रीजनल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। गवर्नमेंट जो है निर्धारित कर सकती है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, यानी कि किसी भी व्यवसाय या व्यापार को करने से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट जो है उससे रिलेटेड जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट है तो उसके लिए जो है बी फार्मेसी जो अनिवार्य होती है, या आपके पास एमबीबीएस डिग्री भी उससे रिलेटेड जो होनी चाहिए। इस तरह से बहुत से हमारे व्यवसाय ऐसे हैं जहां पर आपके पास जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए। और दूसरा इसमें रहता है कि कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, गवर्नमेंट जो है अपने आप ही किसी ट्रेड बिजनेस या इंडस्ट्री को जो कर सकती है और सर्विस को कर सकती है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स को रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती है, गवर्नमेंट की जो अपनी मर्जी है। और इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन जो है हम नहीं कर सकते हैं जब जो स्टेट जो है किसी ट्रेड को कैरी करे, बिजनेस करे या इंडस्ट्री सेटअप करे। और उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली रहती है, कंप्लीट भी हो सकती है या पार्शियल भी हो सकती है। और इसमें एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन भी हो सकती है। जब गवर्नमेंट जो अपना कोई भी बिजनेस करती है तो गवर्नमेंट उसमें अपने सिटीजन को रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती है। और स्टेट को इसमें नहीं चाहिए कि वो अपनी जो मोनोपोली है इससे रिलेटेड जो है रीजन को जो है जस्टिफाई करे। ये जो राइट है ये इंक्लूड नहीं करता है राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशनल बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल, यानी कि जो भी बिजनेसेस हमारे इमोरल है उनको ये जो है राइट है इंक्लूड नहीं करता है। जैसे ट्रैफिकिंग इन वुमेन और चिल्ड्रन, तो आप जो है वुमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। या डेंजरस जो हमारी ह्यूमन ड्रग्स और एक्सप्लोजिव वगैरह जो होती है, विस्फोटक सामग्री वगैरह होती है, उनको बनाने से रिलेटेड कार्य के ऊपर जो है ये राइट जो है आपको नहीं देता है। आप अपनी मर्जी से उस बिजनेस को सेटअप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से जो है लाइसेंस भी लेने पड़ सकते हैं ऐसे बिजनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है आपको मतलब किसी भी अपराध के लिए, जैसे पकड़ा जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए, अपराध के लिए, तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या राइट रहते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 20 है ये ग्रांट्स करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पुनिशमेंट। जो मनमानी जो होती है, अर्बिट्रेरी होता है कोई मनमाना जो एक्शन होता है, या एक्सेसिव पुनिशमेंट मतलब आपको किसी क्राइम के लिए एक्सेसिव पुनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। कोई भी एक्यूज पर्सन है, चाहे वो सिटीजन है, चाहे फॉरनर है, चाहे कोई भी लीगल पर्सन या कंपनी है या कॉर्पोरेशन है, उनको किसी भी क्राइम के लिए मनमानी या एग्जिस्टिंग लॉ से ज्यादा पुनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। और ये जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो रहता है, इसमें जो है 3 प्रोविजन जो इन द डायरेक्शन दिए गए हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो कि पेनल्टी जो है रेट्रोस्पेक्टिवली डिस्कस करता है। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट जो है कोई कानून लेके आती है और वो बोलती है कि जिन्होंने भी टैक्स चोरी किया हुआ है लास्ट 5 साल में, जिन्होंने जो है टैक्स में चोरी की हुई है, उनको जो है हाई पेनल्टी इंपोज की जाएगी। तो इसमें रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जो पास्ट में आपने पेनल्टी की थी और उस पेनल्टी को करने के टाइम जो है एग्जिस्टिंग लॉ नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट लॉ ला रही है उस पास्ट आपके जो आपसे जो है अपराध हुआ है उससे रिलेटेड, तो ऐसे कानून को हम जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखें क्रिमिनल केसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है काम नहीं करता है, क्योंकि जो आर्टिकल 20 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लियरली बोलता है कि कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी पर्सन के ऊपर, और उनको जो है आप पकड़ नहीं सकते हैं या कैद नहीं कर सकते हैं ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी कि कोई भी क्राइम अगर पर्सन करता है और उस टाइम कोई एग्जिस्टिंग लॉ उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप बाद में उस चीज से रिलेटेड कानून ला के उसको जो है कैद नहीं कर सकते हैं। पेनल्टी इंपोज करना वो अलग चीज है, लेकिन आप उसको जो है कन्विक्ट उसको जेल में नहीं भेज सकते हैं। और दूसरा, मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया आज से 5 साल पहले और उस टाइम जो है उस क्राइम के लिए सजा थी 7 साल, मिनिमम सजा थी 7 साल, लेकिन इन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसके लिए जो सजा बढ़ा दी 10 साल। तो आपने अगर वो क्राइम जो है उस टाइम किया है जब आपको 7 साल की ही सजा होगी, तो उससे ज्यादा ग्रेटर पेनल्टी गवर्नमेंट जो है आप पे ऊपर नहीं लगा सकती है। सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम जब आपने उस टाइम जो मतलब जो अपराध किया उसी पर जो उस टाइम उस लॉ के हिसाब से जो है सजा है वही आपको दी जाएगी। प्रेजेंट में उसमें चाहे सजा बढ़ाई गई है या कम की गई है वो आप पर लागू गवर्नमेंट कर भी सकती है, नहीं कर सकते। सजा जो कम हुई है उसको उस पर आप कोर्ट में जाके जो है आप उस सजा को कम करने की बात कर सकते हैं। लेकिन
उस एक्ट के लिए अगर गवर्नमेंट इन परसेंट सजा बढ़ा देती है तो आपके ऊपर वो बढ़ाई हुई सजा जो है लागू नहीं होगी। नो डबल जियोपैरिडी। डबल जियोपैरिडी का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को आप प्रोसिक्यूटेड पकड़ नहीं सकते हैं, पुनिश नहीं कर सकते, सजा नहीं कर सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए। मान लीजिए किसी ने जो है सेम ऑफेंस किया, उसके लिए मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार जो है उस पर्सन को जो सजा नहीं दी जा सकती है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद को हम खुद ही दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कोई भी पर्सन जो कि एक्यूज है किसी ऑफेंस का, उसको आप उसका ही विटनेस नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, ये जो आर्टिकल 20 है ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन इंपोज करता है गवर्नमेंट के ऊपर और क्रिमिनल लॉज के ऊपर। ये जो है सिविल लॉज या टैक्स लॉज के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होता। ये आप ध्यान रखें। आर्टिकल 20 जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज के ऊपर ही अप्लाई होता है। ये जो है सिविल लॉज और टैक्स लॉज के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं जो सिविल लाइबिलिटी है या टैक्स है वो इंपोज हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि अगर आप टैक्स 5 साल से चुरा रहे हैं तो गवर्नमेंट बढ़ाई हुई दरों से भी आपसे टैक्स जो है ले सकती है। और एक बात हम ध्यान रखें, इसमें जो प्रोटेक्शन जो इम्यूनिटी सभी सिटीजन एज वेल फॉरेनर्स को दी गई है, ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में जो है अप्लाई नहीं होती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हम भी जो है फ्यूचर लेक्चर में समझेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है चली हुई है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है किसी भी पर्सन को जो है किसी क्राइम को करने से प्रिवेंट करने के लिए जो है उसको जो है आप जो है उसको जो है जेल में बंद रखा जा सकता है। और इंडिया में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है मैक्सिमम 3 मंथ्स तक जो है रहती है, यानी कि 3 महीने तक जो है किसी को जो है सरकार जो है किसी क्राइम को करने से प्रिवेंट करने के लिए जो है जेल में बंद रख सकती है। और एक बात आप ध्यान रखें, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो डबल जियोपैरिडी है, यानी कि एक ही क्राइम के लिए आपको एक ही बार सजा दी जा सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसीडिंग्स जो रहती है, जो कार्रवाई जो होती है कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशियल ट्रिब्यूनल में, उसी से रिलेटेड रहती है। ये जो अवेलेबल नहीं है आपकी प्रोसीडिंग, जो भी कार्रवाई आपके पास होती है बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है जुडिशियल नेचर की नहीं होती है। अब देखिए, जो प्रोटेक्शन जो दी जाती है सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, यानी कि खुद को दोषी ठहराने वाली जो प्रोटेक्शन जो दी गई है, अभी किसी को भी जो है फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो खुद को जो है दोषी ठहराए। ये जो है बोथ ओरल एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई भी ओरल जो मौखिक जो एविडेंस है या जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उस पर जो अप्लाई होती है। लेकिन आप ध्यान रखें, ये एक्सटेंड नहीं होगी आपकी कंपल्सरी प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी क्रिमिनल या टेररिस्ट के पास कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है और जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस फोर्स है, उनको चाहिए तो उनसे रिलेटेड उनको जो फोर्स कर सकती है भी आप उस मटेरियल ऑब्जेक्ट को जो प्रोड्यूस करें। थंब इम्प्रेशन लेने से रिलेटेड या स्पेसिमेन सिग्नेचर लेने से रिलेटेड या ब्लड स्पेसिमेन जो है जबरदस्ती भी जो है हमारी जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो ले सकती है। कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी भी जो है इसमें, यानी कि अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है और वो उसकी बॉडी नहीं अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको जो है उस बॉडी को जो है देने की जो है बात इसमें किया जा सकती है। या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है उस पर्सन की बॉडी के ऊपर भी जो है कोई भी अगर क्राइम से रिलेटेड जो है कोई निशान है उसको जो चेक कर सकती है। फर्दर ये जो एक्सटेंड होता है ओनली टू सिविल प्रोसीडिंग्स, जो भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो सॉरी जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो रहती है उसी के ऊपर जो है ये जो है अप्लाई होता है। सिविल प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो है जो कि क्रिमिनल नेचर की ना हो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। आर्टिकल 21 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसलिए जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ये जो है सिटीजन एज वेल फॉरेनर्स के अवेलेबल होता है। देखिए, दो वर्डिक्स इससे रिलेटेड रहती है। पहली हमारी गोपालान केस 1950 और सेकंड वन है मनेका केस 1978। तो देखिए, जो गोपालान केस 1950 है, इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो है एक जो नैरो इंटरप्रिटेशन दी और इसमें ये बोला कि इसमें जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये अवेलेबल है ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके जो आर्बिट्रेरी जो एक्शन है उनके अगेंस्ट ये एप्लीकेबल है। आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट जो है ये राइट जो आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है। यानी कि इसमें ये बोला गया कि जो गवर्नमेंट है वो डिप्राइव कर सकती है राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन अ लॉ।
तो ये काफी ज्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दी, और इसमें जो है एक्सप्रेशन जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सही माना, और ये जो है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड भी काफी नैरो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी, और कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो जो है ओनली लिबर्टी रिलेटेड टू द पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल से रिलेटेड ही रहती है। लेकिन 1978 में मनेका केस 1978 जो रहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट जो इससे रिलेटेड दी, और एक काफी वाइड जो इंटरप्रिटेशन है वो आर्टिकल 21 की दी, जो अब तक जो हमारे प्रेजेंट जो है वो आज तक जो है ये वर्डिक्ट जो है चली हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रीवियस जजमेंट को इसमें जो ओवररूल कर दिया। तो प्रेजेंट जो जजमेंट है जिसके बेस पर हम आर्टिकल 21 को देखते हैं, इस मनेका केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट जो दिया जाता है वो जो है डिप्राइव्ड तभी हो सकता है, डिप्राइव्ड बाय लॉ तभी हो सकता है, प्रोवाइडेड बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो और लॉ ऐसे होने चाहिए आपके जो कि रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट हो। यानी कि आप किसी को फांसी देने हैं तो उससे रिलेटेड आपके रीजन जो है काफी फेयर एंड जस्ट होने चाहिए, अदरवाइज आप किसी को फांसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है फंडामेंटल राइट रहता है। और अदर वर्ड्स हम बात करें तो हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो है अमेरिकन एक्सप्रेशन रहती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको जो है इंट्रोड्यूस किया, और जो प्रोटेक्शन रहती है आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसमें जो है प्रोटेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही रिलेटेड ये प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि आर्बिट्रेरी जो हमारे लेजिस्लेटिव एक्शन है उनसे उनके अगेंस्ट भी ये जो प्रोटेक्शन जो है हमारे सिटीजन को एज वेल एज फॉरेनर्स को जो है अवेलेबल है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल तक ही सीमित नहीं है, इसके अंदर जो है इसके एम्बिट में इसकी जो अधिकार क्षेत्र उसके अंदर जो है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी आता है, और जो भी एस्पेक्ट जो भी पहलू हैं जिंदगी के जो कि किसी मैंस की लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, कंप्लीट बनाते हैं और वर्थ लिविंग बनाते हैं, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो इसमें जो है इंक्लूड है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है अंडर द आर्टिकल 21 उसका जो है काफी बड़ा जो है एम्पलीट्यूड है, और ये कवर करता है वैरायटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कंस्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टीज ऑफ अ मैन। आर्टिकल 21 के तहत जो है ये देखिए इतने सारी राइट्स जो 34 राइट्स जो है यहाँ पर मैंने लिखे हुए सारे के सारे आर्टिकल 21 में आते हैं। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, जो कि एनजीटी जो है इस एक्ट के तहत जो है प्रेरणा लेती है। इस एक्ट के तहत जो है एनजीटी जो है इस आर्टिकल से जो है हमारी एनजीटी जो प्रेरणा लेती है, और एनजीटी जो एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा स्टेब्लिश हुई है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज, राइट टू लिवलीहुड, right to privacy, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against human treatment, right against delayed execution, right to travel abroad। ये देखिए यहाँ पर कवर होता है कि right to travel abroad जो है आर्टिकल 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 19 के तहत जो सिर्फ जो इंटरनल मूवमेंट से रिलेटेड राइट है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट कस्टडियल हैरेसमेंट, यानी कि आपको जेल में रखी हरास नहीं किया जा सकता है। right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in government hospitals, right to not to be driven out of a state, right to fair trial, right of prisoner to have necessity of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to hearing, right to information, right to reputation, right of appeal from a judgment of conviction, right to social security and protection of the family, right to social and economic justice and empowerment, right against bar fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to electricity। ध्यान रखें आरटीआई अगर 2005 है और आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हमारी एक स्टैच्यूरी राइट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। टू इंपॉर्टेंट राइट्स है जिनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। एक राइट है हमारे पास राइट टू इंटरनेट एक्सेस, तो इनसे रिलेटेड देखिए टू वर्डिक्ट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में हम पे सबसे सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है इन दी सेब्यू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केस जो था 2018 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू असेस इंटरनेट इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट। राइट टू इंटरनेट असेस या राइट टू असेस इंटरनेट इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर व्हेन इट इनक्रोचेस इन द बाउंड्री ऑफ इलीगैलिटी। उसके बाद फहीमा शीरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया 2019 में, वहां पर भी केरला हाई कोर्ट ने यही डिक्लेयर किया कि जो राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केरला हाई कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस जो है
फंडामेंटल राइट है और ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू एजुकेशन। तो आप ये बोल सकते हैं कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज आल्सो फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ध्यान रखें आप, इंटरनेशनली जो राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट है ये जो रूटेड होता है आर्टिकल 19 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने रेजोल्यूशन जो इनकी डेटेड रहती है 2 जुलाई 2018 ऑन द प्रमोशन प्रोटेक्शन एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन द इंटरनेट मेड इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन इन दिस रिगार्ड। तो आप इन प्रेजेंट बोल सकते हैं इंडिया में राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद राइट टू प्राइवेसी आता है। तो 2017 में 9 जज बेंच ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो हिस्टोरिक जजमेंट पास की और डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है राइट टू एजुकेशन। तो ध्यान रखें, राइट टू प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो आर्टिकल 21 ये है ये डिक्लेयर करता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years in such a manner as state may determine. Thus, this provision makes only elementary or primary education as a fundamental right. हाई और प्रोफेशनल एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट हमारी कंट्री में नहीं है। ये जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है डाला गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, इसने जो एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे जो है पार्ट 4th ए अंडर द आर्टिकल 51 ए के तहत जो क्लाउज में फंडामेंटल ड्यूटी डाली और इसमें ये बोला कि हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। और 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन एज अ राइट टू लाइफ इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट अंदर आर्टिकल 21 या आर्टिकल 21 ए, तो दोनों के तहत जो आर्टिकल 21 एज वेल एज आर्टिकल 21 ए के तहत जो है राइट टू प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है जो फंडामेंटल राइट है। तो इस आर्टिकल 21 ए की परसुएंस में पार्लियामेंट ने जो इनेक्टेड किया राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटी एक्ट 2009। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और डिटेंशन जो भी कैद किया जाता है उससे रिलेटेड जो है कौन कौन सी प्रोटेक्शन जो हमारे संविधान में दी गई है। तो जो आर्टिकल 22 है ये ग्रांट्स करता है प्रोटेक्शन टू पर्संस हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। तो कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन्ड उसको जो है कैद किया जाता है, उस रिलेटेड जो है कौन कौन सी प्रोटेक्शन दी जाती है। देखिए डिटेंशन, कोई भी जो पर्सन को कैद किया जाता है वो 2 टाइप्स का होता है, नेमली एक पुनिटिव, मतलब आपको किसी लॉ के तहत जो उसमें पनिशमेंट दी जा रही है, दूसरा होता है प्रिवेंटिव, यानी कि आपको किसी ऑफेंस को करने से जो है रोका जा रहा है। देखिए पुनिटिव डिटेंशन इज टू पुनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। यानी कि पुनिटिव डिटेंशन आपको तब दी जाती है जब जो है, या किसी पर्सन को तब दी जाती है जब किसी पर्सन के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, कमिट किया जाता है और उस पर जो है ट्रायल चलने के बाद कोर्ट जो है उसको जो है गिल्टी पाती है, तो उसको जो है कोर्ट जो है लॉ के हिसाब से जो एप्रोप्रिएट सजा देती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ऐसी डिटेंशन है जिसमें जो है पर्सन को कैद किया जाता है विदाउट ट्रायल, इसमें कोई भी उसके ऊपर ट्रायल जो है कोर्ट में नहीं चलता है, कोई भी कन्विक्शन कोर्ट के द्वारा नहीं होती है। इसका पर्पस जो है पर्सन को पुनिश करना नहीं होता है, बल्कि पर्सन को जो है किसी पास्ट ऑफेंस के लिए भी इसमें पुनिश नहीं किया जाता है, बट उसको जो प्रिवेंट करने के लिए कि वो फ्यूचर में जो है कोई अपराध ना करे, जो नियर फ्यूचर में अगर कोई पर्सन कोई अपराध करने वाला है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है लगाई जाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक प्रिकॉशनरी है, एक सावधानी के तौर पर जो इसको लगाया जाता है, और ये जो बेस्ड ऑन सस्पिक्शन ये जो है रहती है। अब देखिए जो हमारा जो आर्टिकल 22 है उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट डील करेगा केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड द सेकंड पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 22 का, वो जो है फॉलोइंग राइट्स जो है हमारे पर्सन को जो है देता है जो कि ऑर्डिनरी लॉज के तहत जो अरेस्ट होते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, यानी कि अगर आपको जो अगर गिरफ्तार किया जाता है, किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको जो है ये जानने का अधिकार है कि किस ग्राउंड के ऊपर उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, पर्सन को ये भी अधिकार रहता है कि वो जो है अपने किसी लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट को जो है कंसल्ट कर सके और उसके द्वारा जो है कोर्ट में वो डिफेंडेड भी होगा, ये राइट उसमें रहता है। ओके, यानी कि कोई भी वकील करके आप जो है कोर्ट में कोई भी वकील करके कोई भी पर्सन जो है कोर्ट में जो है अगर वो उसको गिरफ्तार किया जाता है तो केस लड़ सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है कि किसी भी पर्सन को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है मैजिस्ट्रेट के पास जो है 24 घंटों के अंदर जो है पेश किया जाना होता है, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। लेकिन इसमें जर्नी टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता है।
24 घंटे के बाद जो है उनको जो है रिलीज्ड कर दिया जाता है, अगर मैजिस्ट्रेट जो है फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर नहीं देते हैं। ये जो सेफ गार्ड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे सिटीजन और फॉरेनर्स को अवेलेबल है, लेकिन कोई भी हमारे जो एनिमल एलियंस है, जैसे कुछ एक कंट्रीज हैं जिनके हम सिटीजन को जो है एनिमी एलियंस को जो है मैंने उनको जो डिक्लेयर किया हुआ है, तो उनके अगेंस्ट ये जो है राइट जो है हमारा संविधान नहीं देता है। और कोई भी पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंदर और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अगेंस्ट भी ये जो पार्ट 21 जो ए क्लाउज है इसकी ये प्रोटेक्शन नहीं देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड ये वर्डिक्ट दी हुई है कि अरेस्ट और डिटेंशन जो रहती है अंडर द आर्टिकल 22, इसमें जो ये जो कवर जो नहीं करता है उसमें ये रहती है कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया जाता है, सिविल अरेस्ट होती है, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे द इनकम टैक्स या डिपोर्टेशन ऑफ एलियन से रिलेटेड कोई काम अगर होता है तो उससे तहत ये प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये जो अप्लाई होता है टू एक्ट ऑफ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर और सम एक्टिविटी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। अभी जो सेकंड पार्ट रहता है आर्टिकल 22 का, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज एलियंस एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ से ज्यादा हमारी कंट्री में किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है अनलेस कोई एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स करे और सफिशिएंट कोज अगर उसकी एक्सटेंशन ऑफ डिटेंशन के लिए हो। और ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इसमें जो है कंसिस्ट होनी चाहिए जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है इसमें जो है होने चाहिए। और 3 महीने के बाद अगर एक्सटेंशन उसकी डिटेंशन में की जाती है तो जो पर्सन है उसको जो है कम्युनिकेटेड होना चाहिए अबाउट द ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स के तहत जो उसकी डिटेंशन को जो बढ़ाया जा रहा है। और हाउएवर कोई फैक्ट्स अगर कंसीडर किए जाते हैं अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट तो उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। और जो भी डिटेन्यू है जिसको भी कैद किया गया है उसको जो है अफोर्डेड होता है एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। आर्टिकल 22 ऑल्सो ऑथराइज करता है हमारी पार्लियामेंट को कि वो जो है सर्कमस्टांसिस एंड क्लासेस ऑफ केसेस को देखते हुए पर्सन को जो मोर देन 3 मंथ्स से ज्यादा भी जो है उसको उनको जो है डिटेन कर सकती है विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। और इसमें जो है एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन लेने की जरूरत जो है नहीं होती है। द मैक्सिमम पीरियड जो रहता है फॉर विच पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन एनी केस ऑफ केसेस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत जो है हमारी पार्लियामेंट जो इसमें जो है डिसाइड कर सकती है कि कितना मैक्सिमम पीरियड तक रखा जा सकता है। और प्रोसीजर जो रहता है उसको जो फॉलो करना पड़ेगा एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा इन एन इंक्वायरी। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को जो रिपील किया और उसको एक जो लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो उसको बनाया, उसी अमेंडमेंट के द्वारा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो पीरियड है वो 3 मंथ से जो है 2 मंथ जो है किया गया है। लेकिन आज तक इस प्रोविजन को जो है गवर्नमेंट ने जो है लागू नहीं किया है। और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण होता है जानने में कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ये जो वर्ड है डेमोक्रेटिक कंट्री या इन दी वर्ल्ड कहीं पर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको जो है देखने को नहीं मिलती है। और ये जो है एक इंटीग्रल पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बनाई गई है। और ये जो अननोन है यूएसए में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कोई भी यूएसए में नहीं जानता है, ये जो है खत्म कर दी गई थी। ये जो है ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ जो है सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही थी, उसके बाद ब्रिटेन में खत्म कर दी गई थी। और इंडिया में जो है ये जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्ट करती थी इन बंगाल स्टेट प्रिजन्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1818 एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में जो है अब जो प्रोवाइड करते थे प्रिवेंटिव डिटेंशन। दैट्स द एंड ऑफ वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियोस को इसी तरह लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो करते रहिए। मेरे चैनल को भी जो आप सब्सक्राइब जो है करते रहिए। स्टडी एडिट उमेश जो मेरा चैनल यूट्यूब पे है, आप दूसरों की भी हेल्प करते रहिए, जितना हो सके उतना मेरी वीडियोस को आप शेयर कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा में वर्डिक्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट्स की या किसी भी हाई कोर्ट्स की जो रहती है उनको मैं बताता हूँ, उनको आप पेन डाउन कर लीजिए कीजिए। और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इनको अगर पेन डाउन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स जो है मेंस में जो है इससे जो है मिलेंगे। एंड वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर, तो दूसरों की हेल्प भी आप करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।